हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। लास्ट वीडियो में हमने पेप्टिक अल्सर की डिटेल की थी, इन्फॉर्मेशन उसकी बेसिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली थी कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर के कॉजेज क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, और पेप्टिक अल्सर के होने पे स्टमक में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उस बैक्टीरिया की रिपोर्ट कितने टाइम के बाद आती है। ये सब कुछ हमने डिटेल में किया था। तो अगर आपने डिटेल अभी तक पेप्टिक अल्सर की नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो है डायग्नोसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। जब पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम किसी पर्सन को हो जाती है तो कैसे डायग्नोस होता है, क्या क्या उसके लिए टेस्ट होते हैं कि पेप्टिक अल्सर पता चल जाए कि स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर पर्सन को है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम बिना टाइम के वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन यहाँ आपको बताना चाहती हूँ गाइस, जब हमारे पेट में, हमारी पेट की जो स्टमक की लाइनिंग होती है, जब उसके ऊपर अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ की जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लाइन होती है हमारे स्टमक की, जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, उस पर जख्म होने, उस पर अल्सर्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द पेप्टिक अल्सर। किस तरीके से हम पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी पर्सन की स्टमक में, एब्डोमेन में उनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है। तो गाइस, जब भी किसी प्रॉब्लम को, अपनी बॉडी की प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सबसे पहले जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे जो फिजिकल एग्जामिन हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस तरीके का हमें फिजिकल एग्जामिन हमारा लेते हैं कि जो भी इनको प्रॉब्लम हो रही है वो पर्टिकुलर डिजीज़ की है या नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड जो है वो डॉक्टर्स कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एग्जामिन करते हैं कि पेन साइट क्या है, मतलब कि हमारे पेट में, हमारे स्टमक के किस जगह पे पेन होती है। नेक्स्ट पूछते हैं कि किस तरह की पेन पर्सन को हो रही है, मतलब कि ये पेन जो है वो बिल्कुल शार्प हो रही है, ये कॉन्टिन्यूस चल रही है, या फिर ये जो पेन है वो हल्की हल्की हो रही है। नेक्स्ट पूछते हैं कि टाइमिंग ऑफ द पेन। टाइमिंग कहने का मतलब कि ये है कि जब आप खाना खाते हैं, जब पर्सन खाना खाता है तो उसके जस्ट बाद ही ये पेन होने लग जाती है, या फिर ये आपको एम्प्टी स्टमक में भी होती है या खाना खाने के बाद रहती है। तो उसके बाद पूछते हैं कलर ऑफ द स्टूल, कि किस तरीके का स्टूल जो है वो पर्सन पास कर रहा है। वॉमिटिंग, कभी कभी पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम में क्या होता है, जब पर्सन खाना खाता है, जस्ट थोड़ा सा खाना खाने के बाद उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस केस में क्या करते हैं डॉक्टर, उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम पूछते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो वॉमिटिंग तो नहीं आती है आपको, वॉमिटिंग नहीं आती, आपके पेट में ब्लॉटिंग तो नहीं होने लग जाती है। हैवीनेस पूछते हैं कि किस तरीके की हैवीनेस आपको पेट में फील होती है या नहीं। उसके बाद पूछते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, कि आपको नॉर्मल भूख लग रही है या भूख में कोई कमी आई है, आपको भूख नहीं लग रही है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट पूछते हैं कि किस तरीके का खाना आजकल आप खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं या घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं या बाहर का ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो फूड के बारे में पूछते हैं और वेट नोटिस करते हैं कि पहले आपका वेट कितना था और जस्ट करंट आपका वेट कितना है, वो आपका वेट वहाँ पे मेजर करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड इन बॉडी, जब आपकी बॉडी में पहले कितना ब्लड था ये तो पता है कि कोई भी पर्सन ऐसे ब्लड की टेस्ट नहीं करवा के रखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया होता है कि हमारी बॉडी में इतना ब्लड है, हम ठीक है। तो आपकी जो ब्लड है वो डिक्रीज हुआ है या नॉर्मल पहले की कंडीशन की जैसा है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम स्पेशली क्या होता है, हमारे ब्लड भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है गाइज। नेक्स्ट डॉक्टर पूछते हैं टायर्डनेस, किस तरीके की आपकी बॉडी यहाँ पे फील कर रही है, बहुत ज़्यादा आपको थकावट फील हो रही है या आपकी बॉडी नॉर्मल यहाँ पे रह रही है। इनके अलावा डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आपकी कोई और बीमारी के और डिजीज़ के मेडिसिन तो नहीं चल रही है, कोई मेडिकल थेरेपी तो नहीं चल रही है, और कोई आप जैसे पेन किलर्स तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन किलर्स जो होते हैं, नेसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, जिनमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एस्प्रिन और भी बहुत सारे नेसेड्स ऐसे अवेलेबल हैं, जिनको रेगुलर अगर हम यूज़ करते हैं, एज ए पेन किलर हम खाते हैं,
तो गाइस स्टमक अल्सर्स होना यहाँ पे नॉर्मल सी बात है। पेप्टिक अल्सर इन ड्रग से, NSAID से होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। एक बेड पे, पेशेंट के बेड पे जहाँ पे वो चेकिंग करते हैं पर्सन की, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पर्सन को लेटा देते हैं। लेटाने के बाद उनका पेट वहाँ पे चेक किया जाता है, उनके पेट में किस तरह की ब्लॉटिंग है या नहीं है, उनका पेट नॉर्मल है तो इस तरीके से चेक किया जाता है। और वो अपनी फिंगर्स को इस तरीके से वहाँ पे स्टमक के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर टैप करके देखते हैं कि किसी तरीके का यहाँ पे किस साइड में पर्टिकुलर टेंडरनेस है या पेन है। और वो स्टेथोस्कोप से भी हमारे स्टमक में साउंड सुनने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की साउंड आती है, क्योंकि नॉर्मल स्टमक की साउंड कुछ और होती है, पेप्टिक अल्सर की प्रेजेंस में कुछ और। जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया हमारे पेट में होता है, इन्फेक्शन होता है पेप्टिक अल्सर का, तो साउंड कुछ और तरीके की होती है। तो ये सारे एग्जामिन्स डॉक्टर जो है वो एट ए टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम जाते हैं उसी टाइम करते हैं। और डॉक्टर्स हमारे सिम्टम्स को देख के, अगर हमारे कुछ भी सिम्टम्स अगर पेप्टिक अल्सर से मैच कर रहे हैं, अगर डॉक्टर्स को लग रहा है कि इनको अल्सर्स की प्रॉब्लम हो सकती है पेट में, तो डॉक्टर्स हमें कुछ टेस्ट करवाने के लिए सुजेस्ट करते हैं। तो उन टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर वो आपको फाइंड आउट करते हैं कि आपको यहाँ पे पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए मैं वो टेस्ट के बारे में आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट यहाँ पे है ब्लड टेस्ट। तो गाइस ब्लड टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले डॉक्टर्स हमें CBC करवाने के लिए बोलते हैं। CBC होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारे पास हमारे ब्लड में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे WBCs हैं, RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स होते हैं, वो कम है या ज़्यादा है या ठीक है, तो की रिपोर्ट यहाँ पे CBC टेस्ट से मिल जाती है। किसी तरह का हमारे ब्लड में इन्फेक्शन है या हमारे ब्लड कंपोनेंट्स में कोई डिसऑर्डर्स है, तो इससे कंप्लीट यहाँ पे रिपोर्ट में पता चल जाता है। और नेक्स्ट ब्लड से करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर हमारे स्टमक में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, लिवर में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे ब्लड से पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। आयरन स्टडीज, हमारी बॉडी में अगर खून कम बन रहा है तो किस वजह से कम बन रहा है, ये हमारे आयरन स्टडीज से पता चल जाता है। और यहाँ पे चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन ऑफ H. पाइलोरी। अगर हमारे पेट में, हमारे स्टमक अल्सर हो रहा है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जो H. पाइलोरी की एंटीजन है उसकी प्रेजेंस पॉजिटिव आएगी और एंटीबॉडीज ऑफ H. पाइलोरी की प्रेजेंस भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगी अगर पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम पर्सन को है। नेक्स्ट है गाइस एक्सरे। यहाँ पे एक्सरे कराने के लिए डॉक्टर सुजेस्ट करते हैं कई बार ऑफ अपर GIT ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का यहाँ पे एक्सरे होता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारे जो एब्डोमेन है उसमें किसी तरीके का अल्सर या कोई जख्म है या नहीं। नेक्स्ट टेस्ट है गाइस यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी हमारा ये H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है पेप्टिक अल्सर के ड्यूरिंग हमारी स्टमक में जो प्रेजेंट होता है उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। लैब टेक्नीशियंस यूरिया कंटेन ड्रिंक पेशेंट को देते हैं, पर्सन को देते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी हमारा जो बॉडी होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार करती है, वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, वो ब्रेक हो जाती है प्रोटीन में। लेकिन अगर H. पाइलोरी बैक्टीरिया की हमारे स्टमक में प्रेजेंस होती है, मतलब कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो हमारे पेट में है, तो क्या होता है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन है ये चेंज हो जाती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो बहुत ज़्यादा हार्मलेस गैस, एक CO2 का नाम आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत हार्मलेस गैस होती है, तो ये बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग जाती है। और ये नॉर्मली जब पर्सन ब्रीथ बाहर करता है तो ये नॉर्मली उसमें दिखाई देती है। तो ये क्या होता है, CO2 के लेवल को चेक करने के लिए यहाँ पे लैब टेक्नीशियन उस पर्सन को यूरिया ड्रिंक देने के बाद यहाँ पे एक बैग देते हैं, उनको कलेक्टिंग बैग देते हैं। और जब पर्सन जो है वो अपना सांस जो है वो छोड़ता है, ब्रीद आउट करता है, एक्सहेल करता है, तो वो बैग में उस ब्रीद को, उस सांस को कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें वहाँ पे CO2 का लेवल चेक किया जाता है उस ब्रीथ में, लैब में। तो अगर वहाँ पे CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे H. पाइलोरी की प्रेजेंस हमारे स्टमक में होती है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है। नेक्स्ट है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट में होता है गाइज, ये भी H. पाइलोरी की प्रेजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो छोटा सा आपको एक कलेक्टिंग
बॉटल देते हैं जिसमें आप अपना स्टूल उस टेक्नीशियंस को देते हैं, तो उसके बाद वो स्टूल का टेस्ट करते हैं और अगर वहाँ पे एच पाइलोरी की प्रेजेंस वहाँ पे होती है तो आपका टेस्ट यहाँ पे स्टूल टेस्ट पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट है गाइस अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है गाइस, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये मेन टेस्ट होता है हमारे जो पेप्टिक अल्सर का होता है, जीआईटी एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। तो ये ऐसा टेस्ट होता है जिससे हमारे पेट का कंप्लीट, हमारे ड्यूोडेनम का, इसोफेगस का कंप्लीट जो इमेजेस होती है, कंप्लीट जो वीडियो होती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे पेट में, इसोफेगस में, ड्यूोडेनम में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इस टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर्स आपको फास्टिंग पे बुलाते हैं, मतलब कि जैसे पूरा दिन का फास्ट, पूरी रात का आपने फास्ट रखा हुआ है, आपने रात को खाना खाया तो सुबह आपको खाली पेट बुलाएंगे, आपने कोई पानी नहीं पिया होगा, जब आपने खाना खाया तो उससे 6 से 7 घंटे के बाद ये टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल खाली पेट किया जाता है। और जब आपने पानी भी पिया होगा तो उसमें भी 3 से 4 घंटे का डिफरेंस यहाँ पे पानी पिए को चाहिए, तब ये टेस्ट डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। और इस टेस्ट को करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, आईवी नीडल सबसे पहले आर्म में प्लेस्ड कर देते हैं, सिडेटिव देते हैं, जिससे क्या होता है बॉडी रिलैक्स हो जाती है बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाती है, जिससे पेन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है जब एंडोस्कोपी करते हैं। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई केसेस में क्या होता है, ये जो सीडेटिव्स होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं, आर्म में नीडल को प्रिक नहीं किया जाता। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या किया जाता है, पर्सन को गार्गल्स करने के लिए देते हैं या स्प्रे उनके यहाँ पे थ्रोट में की जाती है, माउथ में की जाती है, जिससे हमारा जो थ्रोट है या हमारे माउथ की मेम्ब्रेन है बिल्कुल एनेस्थाइज हो जाती है, यहाँ पे पेन की या किसी भी चीज़ की सेंसेशन हमारी लॉस हो जाती है। तो गाइज एंडोस्कोपी करने के लिए डॉक्टर्स बिल्कुल केयरफुली हमारे जो एंडोस्कोप होता है वो हमारे माउथ के जरिए, हमारे थ्रोट के जरिए, इसोफेगस के होते हुए हमारे स्टमक में वो एंडोस्कोप जिसमें एक कैमरा फ्रंट में लगा होता है वो हमारे पेट में चला जाता है और कंप्लीट हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है, हमारे इसोफेगस होता है, हमारी जो ड्यूोडेनम होती है, उससे अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरी वीडियो इमेजिंग आ जाती है हमारे कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर, जो भी डॉक्टर्स ने साथ में अटैच किया हुआ होता है। तो जो भी कंडीशन हमारे पेट की होती है, कोई अल्सर्स होता है, कोई नोड बना होता है, वहाँ पे कोई कैंसर होता है, तो किसी भी तरह की स्वेलिंग हो, किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो, या कोई भी और इन्फेक्शन हमारे पेट में हो गया, कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंस हो, तो सारी चीज़ों की यहाँ पे प्रेजेंस हमें पता चल जाती है। हर तरह की कंडीशन जो भी हमारे स्टमक की, हमारे अब्डोमेन की, हमारे यहाँ पे ड्यूोडेनम की, हमारी इसोफेगस की जो भी कंडीशन होती है हमें पता चल जाती है एंडोस्कोप से। तो एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, जैसे ही वो अंदर हमारे थ्रोट के बाय माउथ के हमारे अंदर जाता है तो कंप्लीट वहाँ की इमेजिंग हमें दे देता है गाइस। जब एंडोस्कोपी हो रखी होती है तब हमारे पेट के, हमारे स्टमक के, हमारे ड्यूोडेनम के छोटे छोटे सेक्शंस लिए जाते हैं, टिश्यूज़ लिए जाते हैं, 2 या 4 टिश्यूज़ यहाँ पे लिए जाते हैं, जिनकी बायोप्सी करने के लिए लैब में भेजा जाता है, लैब टेक्नीशियन के पास भेजा जाता है। और इस बायोप्सी की रिपोर्ट 7 से 8 दिन के बीच में आती है, जिससे कंप्लीट पता चल जाता है कि हमारे पेट में, हमारे इसोफेगस में, या हमारे थ्रोट में, या हमारे ड्यूोडेनम में किसी तरह की दिक्कत चल रही है। अगर कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी जो होती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो होती हैं, वो इस बायोप्सी से पता चल जाता है। मतलब कि कंडीशन जो हमारे पेट की होती है, कंप्लीट जो परिस्थिति वहाँ की होती है, जैसे भी कोई भी स्वेलिंग, इतनी सी स्वेलिंग भी हो रखी होती है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है या गैस बन रही है, कुछ भी हमारे जो पेट में हो रहा है वो इस एंडोस्कोप से पता चल जाता है, इस बायोप्सी की रिपोर्ट से पता चल जाता है। तो गाइज मैंने इस वीडियो में कुछ आपको एंडोस्कोपी की यहाँ पे इमेजेस दिखा रखी है कि किस तरीके की इमेजेस यहाँ पे आती है और किस तरीके के यहाँ पे हमें बायोप्सी की रिपोर्ट्स आती हैं, बायोप्सी में क्या क्या टेस्ट यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है और आपको ये हेल्प करेगी अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको कुछ डिजीज़ के नाम बता रही हूँ जो कि ये एंडोस्कोपी से या बायोप्सी की रिपोर्ट से हमारी क्लियर आउट हो जाती है। सबसे पहले जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, उसके बारे में पता चल जाता है। अल्सर, किसी तरह का अल्सर, स्टमक अल्सर, ड्यूोडेनम अल्सर है या इसोफेगस का अल्सर है, कैंसर की प्रॉब्लम पता चल जाती है। कैंसर अगर स्टार्ट भी होने वाला हो या प्री कैंसरस कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो, इससे पता चल जाता है।
ब्लॉकेज अगर हमारे स्टमक में किसी तरह की ब्लॉकेज हो रखी है, किसी तरह की इन्फ्लामेशन या वहाँ पे रेडनेस हो रखी है, इन्फेक्शन हो रखा है, वो भी पता चल जाता है। इसोफेगस में किसी तरह की नैरोइंग, हमारी फूड पाइप में किसी तरीके की नैरोइंग आ गई है या स्वेलिंग आ गई है, किसी तरीके की ब्लॉकेज हो रही है, वो भी वहाँ पे पता चल जाता है। हमारे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो वो भी पता चल जाता है। गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बायोप्सी से यहाँ पता चल जाती है। सियालिक डिजीज़ का यहाँ पता चल जाता है। सियालिक डिजीज़ जो होती है ये भी स्टमक की रिलेटेड ही एक डिजीज़ होती है। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी लेटर। देन उसके बाद टेस्ट है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन भी डॉक्टर्स कई बार कई कंडीशंस में कराने के लिए बोल देते हैं। इस सीटी स्कैन से कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन होता है ये। इससे क्या होता है, जो भी हमारे स्टमक के ऊपर या स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर जो भी होल हो रखे हैं पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम की वजह से, अल्सर्स की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन से। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। ये कुछ टेस्ट हैं जो हमारी पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए करे जाते हैं। तो गाइज पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम्स के जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए उसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि जो पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम अगर इसको टाइम रहती ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाके ये कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई भी जो भी सिम्टम्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं या कुछ भी आपको मैंने डायग्नोसिस, कुछ भी टेस्ट इनके बारे में जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमारे पेट में इस तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वो आपको टेस्ट कराने के लिए, एंडोस्कोपी कराने के लिए बोलते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कराइएगा। अगर किसी पर्सन को ये पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस हो जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है। कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा भी ये ट्रीट किया जा सकता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके घरेलू कुछ उपचार बताऊंगी, ट्रीटमेंट बताऊंगी, मेडिसिन के बारे में बताऊंगी और कुछ ऐसी सावधानियां, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम से बिल्कुल रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।